तो स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट मौर्यन इरा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, आपको बताएंगे। अब मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन इरा जो होता है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य। तो अगर हम बात करें गुप्त एम्पायर या गुप्त साम्राज्य की, तो 600 BC के लगभग आधे में, यानी 6ठी शताब्दी के लगभग आधे के बाद जो है धीरे धीरे नए राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया था। तो वहीं से जो है आता है आपका अब गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य की हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य के जो फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, वो माने जाते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त तो श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के फाउंडर माने जाते हैं। तो श्रीगुप्त ने जब शासन प्रारंभ किया तो उन्होंने महाराज की उपाधि लगाई, तो इनको महाराज श्रीगुप्त भी कहा जाता था। महाराज श्रीगुप्त, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में महाराज की उपाधि अधिकांश वो लोग लगाते थे जो किसी सम्राट के अधीन सामंती राजा होते थे, ठीक है। तो जो फ्यूडल किंग होते थे वहीं जो है महाराज की उपाधि लगाते थे। तो इससे ये पता लगता है कि ये श्रीगुप्त कहीं ना कहीं किसी का सामंत था, ठीक है। तो श्रीगुप्त जो है ये कहीं ना कहीं किसी सम्राट का सामंत जरूर रहा होगा। तो इससे पता लगता है कि सामंत थे जो गुप्त डायनेस्टी के शासक थे। अब अगर हम बात करें श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त के बाद क्या है कि श्रीगुप्त का पुत्र, ठीक है, घटोत्कच, ठीक है, ये श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच, ठीक है, ये शासन करता है, ठीक है, सन ऑफ श्रीगुप्त, राइट। तो कुछ वर्षों तक घटोत्कच जो है राजा बनता है। इतिहास में इनके लिए, श्रीगुप्त और घटोत्कच के लिए ज्यादा जानकारी ऐतिहासिक साक्ष्यों में उपलब्ध नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद जो है घटोत्कच का पुत्र होता है चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहां से हमें काफी जानकारी गुप्त डायनेस्टी के बारे में मिलती है। तो अगर हम बात करें तो इनका जो पुत्र था, ठीक है, वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जानकारी हमको मिलती है और यहीं से हम जो है गुप्ता डायनेस्टी का प्रारंभ मानते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम ही जो है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी माना जाता है। तो हम हेडिंग डालते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहां से हम प्रारंभ करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था आपका, उसने 319 से लेकर 350 AD तक जो है गुप्ता डायनेस्टी में जो है रूल किया। तो ये हम टाइम पीरियड भी इसका लिख देते हैं यहीं पे, 319 ईस्वी यानी AD से 350 AD तक इसका हमारा शासनकाल माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। तो इसको हम रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी कह सकते हैं, यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, राइट। तो ये वास्तविक संस्थापक है गुप्ता डायनेस्टी का। अगर इसके कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक की बात करें, वो 319 AD में हुआ। तो राज्याभिषेक जो है इसका वो हुआ 319 AD, 319 AD। और यही इसी वर्ष से चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिस दिन इसका कोरोनेशन हुआ था, एक नया जो है
सिस्टम चलाया जिसको हम गुप्ता संवत कहते हैं। एक नया संवत चलाया, जैसे शकों ने शक संवत चलाया था, इसने चलाया था गुप्त संवत। तो 319 एडी से गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने राज्याभिषेक के समय से ही उसने नया एक संवत चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके शासन प्रारंभ किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके शासन प्रारंभ किया, ठीक है। तो ही हैज गिव टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, इसने जो है लिच्छवी की राजकुमारी से जो है विवाह किया था। तो हम लिख देते हैं इसमें, इसने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, जिसका नाम था कुमार देवी, से विवाह किया था, ठीक है। तो जब इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो इनको जो है वैशाली पर अधिकार मिल गया। तो इनके जो वैवाहिक संबंध थे, वैवाहिक संबंधों से भी इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को काफी आगे बढ़ाया। अब हम आगे चलते हैं, इनके बाद इनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, वो शासक बनता है। आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त। तो नेक्स्ट शासक आता है आपका गुप्ता डायनेस्टी का समुद्रगुप्त। सेकंड आता है समुद्रगुप्त, और ये 350 एडी से 375 एडी, ठीक है, तक इसने शासन किया। तो नियर अबाउट 25 ईयर्स रूलिंग पीरियड बैठता है इनका, ठीक है। शासनकाल जो है इनका वो 25 वर्षों का शासनकाल माना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। ये जो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी और पुत्र दोनों था। तो लिख देता हूं, सक्सेसर एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो ये जानकारी हमें मिलती है। देखो, ये जो समुद्रगुप्त है, वास्तविक संस्थापक जो है भले ही चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाए, लेकिन समुद्रगुप्त ने जो स्टेट का जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा किया, साम्राज्य विस्तार काफी ज्यादा किया। इसने शकों सहित जो है लगभग 12 जो रूलर्स हैं उनको हराया, और आर्यव्रत से लेकर दक्षिणावर्त यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम बात करें आर्यव्रत, देखो इस टाइम पे आर्य जो व्रत है ये भारत, उत्तर भारत को कहा जाता था, और दक्षिणाव्रत दक्षिण भारत को कहा जाता था। तो यहां से लेकर यहां तक इसने लगभग जो है शकों सहित जो है 12 शासकों को पराजित किया। तो डिफीट ठीक है, लगभग 12 शासकों को इसने डिफीट किया। तो जब इसने 12 शासकों को डिफीट किया तो एक हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। तो जो हिस्टोरियन है आपके, हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ,
इन्होंने इसे क्या कहा? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनको भारत का नेपोलियन कहा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहां पे कि समुद्रगुप्त को, गुप्ता डायनेस्टी के किंग समुद्रगुप्त को, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किस हिस्टोरियन ने कहा? तब आपको आंसर देना है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, विच इज द रूलर इज कॉल्ड दैट नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको तब आंसर देना देन समुद्रगुप्त। ओके, आगे हम चलते हैं, हम करेंसी की बात करते हैं। समुद्रगुप्त ने जो है कई प्रकार के जो है सिक्के चलाए। अगर हम करेंसी की बात करें तो इसने गरुड़ प्रकार, ठीक है, और आपके अश्वमेध प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है, वीणा वादन प्रकार, और धनुर्धारी प्रकार। तो धनुर्धारी इन टाइप के जो है इसने कॉइन्स यानी सिक्के चलाए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये समुद्रगुप्त का करेंसी में इसने गरुड़ प्रकार, अश्वमेध प्रकार, वीणावादन प्रकार और धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। ये करेंसी यूज था। जितने भी आपके गुप्ता डायनेस्टी के शासक हैं, अधिकांश रूलर्स जो है उन्होंने वैष्णविज्म को अपनाया था, यानी वैष्णव धर्म को अपनाया था। और जब भी ये लोग शासक बनते थे तो ये क्या है, स्वयं के लिए एक टाइटल यूज करते थे। ठीक है, उस टाइटल का नाम था परम भागवत। ठीक है, तो परम भागवत की उपाधि धारण कर लेते थे ये आपको ध्यान रखना है। तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने क्या किया कि परम भागवत की उपाधि धारण की हुई थी। तो ये बातें थी समुद्रगुप्त के बारे में। अब समुद्रगुप्त से आगे चलते हैं। अब हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। ठीक है, जिनमें बड़े आपके रामगुप्त थे और छोटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनके दो पुत्र थे। बड़े वाले जो पुत्र थे इनके, उनका नाम था रामगुप्त, और छोटे वाले का था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मैं लिख देता हूं, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब परंपरा के अनुसार जो है राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी होता है। तो अगर युवराज की बात की जाए तो रामगुप्त ही सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए वो राज्य का उत्तराधिकारी है। लेकिन था क्या कि ये बड़ा ही निर्बल शासक था। ठीक है, तो ये अयोग्य था। तो निर्बल शासक होने की वजह से ये शासक तो बना, ये निर्बल शासक में लिख देता हूं। ठीक है, तो कुछ महीनों के पश्चात ही शकों ने जो है गुप्त डायनेस्टी पर आक्रमण किया और ये शकों से हार गया। ठीक है, तो रामगुप्त क्या है, डिफीटेड बाय शक्स, शकाज। ठीक है, और जब ये हार गया तो रामगुप्त की जो पत्नी थी, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, तो ध्रुव इसने हारने के पश्चात अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को देना जो है देने के लिए
कहा कि मैं आपको पत्नी दे दूंगा, ये स्वीकार कर लिया। ये बात जो इनके छोटे पुत्र थे चंद्रगुप्त सेकंड, इनको अच्छी नहीं लगी। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि रामगुप्त की हत्या की, ध्रुव देवी के साथ विवाह किया, ठीक है, और स्वयं जो है अब गुप्त डायनेस्टी के जो शासक होंगे चंद्रगुप्त सेकंड होंगे। तो रामगुप्त का जो है हिस्ट्री में बहुत ही छोटा सा रोल है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब हम सीधे आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड पे। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो यहां से हम कैटेगरी वाइज ये तीसरे राजा जो हैं आपके चंद्रगुप्त सेकंड डाल लेते हैं, ठीक है। इनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, इनके अगर हम शासनकाल की बात करें, इनका जो शासनकाल है वो 375 एडी से एडी टू 450 एडी, ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी 415 एडी यानी 415 एडी, तो लगभग 40 वर्षों तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्ता डायनेस्टी के तरफ से जो है रूल किया। अगर हम पूरे गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड का इतिहास में जो है वही रोल माना जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया ही है, इसने अपने बड़े भाई जो है रामगुप्त की हत्या करके उनकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह किया और फिर इसने शकोपर को पराजित किया, ठीक है। तो ये बातें हम जानते ही हैं। अगर हम आगे बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, ठीक है, तो इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से जो है शादी की, यानी विवाह किया, ठीक है। तो इसने अपने वैवाहिक संबंधों के साथ जो है अपने साम्राज्य का वैवाहिक संबंधों के साथ भी विस्तार किया। अब इनकी बात करें, इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, लेकिन स्टेट का काफी एक्सपेंशन होने की वजह से इनको यहां से जो है पाटलिपुत्र से जो है स्टेट पर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स थी। तो इन्होंने एक और जो है अपनी जो है सेकंड कैपिटल और बनाई, ठीक है, सेकंड कैपिटल, और वो बनाया इन्होंने मथुरा को। इसको बनाया मथुरा को। इनको प्रॉब्लम्स थी काफी, पाटलिपुत्र से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मथुरा को भी जो है इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने शकों को पराजित किया, तो इसलिए इनको शकारी भी कहा जाता था। शकारी लिख देता हूं, शकारी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शकों पर विजय प्राप्त करने वाला, शकों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो इसलिए इनको शकारी भी कहा जाता है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी। अब जब इन्होंने जो शक शासक थे, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया और शकों का पूर्ण रूप से जो है पतन कर दिया, यानी शकों का जो है अंत हो गया, एंड हो गया, तो इसके बाद जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। तो इन्होंने द लास्ट शक रूलर्स रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है, डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड,
तो तब इन्होंने क्या है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो अब इनका जो नाम है वो नाम हो गया, मैं लिख देता हूं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त सेकंड इनके नाम के आगे नहीं लगेगा, अब इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहेंगे। तो अब जो इनका नाम है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है। तो अब जो है इनका नाम हो जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। देखो, इनके शासनकाल में काफी स्कॉलर्स जो हैं रहे, जैसे कालिदास, वाराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये जो जितने भी विद्वान थे इसी काल में, जो ये काल चल रहा है आपका 375 से लेके 415 AD तक का, इसमें काफी विद्वान हुए और काफी जो है नई नई रिसर्च देखने को हमको मिलती है। तो इन्होंने इन सभी विद्वानों की एक मंडली बनाई हुई थी और जिनको इन्होंने अपने नवरत्न कहा था। नवरत्न का मतलब है 9 विद्वानों की मंडली। वो 9 रत्न थे कौन कौन, वो मैं बता देता हूं। तो इसमें जो है ना 9 विद्वानों की मंडली थी, 9 विद्वानों की मंडली लिख देता हूं मैं, जिनको क्या कहा गया है, नवरत्न, 9 रत्न। ठीक है, अब वो 9 रत्न थे कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले थे 9 रत्न में आपके कालिदास, जिनको हम महाकवि कालिदास भी कहते हैं। दूसरे थे धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी जो आपका आयुर्वेद चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा के अच्छे जानकार और अच्छे विद्वान माने जाते थे धन्वंतरी। तीसरे हैं आपके अक्षपणक या शापणक कह सकते हैं, शपणक। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा अक्षपणक, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो। और थे अमर सिंह। फिफ्थ वाराहमिहिर। फिफ्थ थे वाराहमिहिर। वाराहमिहिर एस्ट्रोलॉजिकल मैथ्स के जो है स्कॉलर थे, यानी ज्योतिष विज्ञान के, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने जो काफी रिसर्च की थी। ठीक है, तो छठे थे आपके बेताल भट्ट। सातवें थे आपके वररुचि। ठीक है, आठवें शंको और 9वें थे आपके घट करपर। गलत लिख दिया। घट करपर। ठीक है, तो कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, ठीक है, अमर सिंह, वराहमिहिर, बेताल भट्ट, वररुचि, शंकु और घट करपर, ये 9 विद्वान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा में रहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें आपका जो चीनी यात्री था फाहियान, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान। वो फाहियान का ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया, और जो उसका आने का जो समय था वो 399 से 414 तक रहा। तो समय जो था 399 से 414, ठीक है, यानी एडी, यानी लगभग जो है फाहियान का जो शासन, फाहियान की जो भारत यात्रा है वो 15 वर्षों तक रही। ठीक है, फाहियान क्यों भारत आया था? देखो, बौद्ध धर्म जब प्रारंभ हुआ तो उसका प्रचार आसपास के जितने भी हमारे रीजन है सभी में हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जो है चाइना, म्यांमार से लेकर तिब्बत, भूटान और चाइना तक फैला।
तो फाहियान के मन में हुआ कि क्यों न मैं बौद्ध धर्म की जानकारी वहां से लूं जहां से प्रारंभ हुआ है। तो बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है भारत आया। तो ये थी फाहियान के बारे में जानकारी। अब इसके आगे चलता है आपका कुमारगुप्त फर्स्ट। अब हम कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट, और इसको हम महेंद्रादित्य भी बोल देते हैं क्योंकि ये उपाधि ग्रहण की थी इन्होंने, महेंद्रादित्य। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट को महेंद्रादित्य वो उपाधि धारण की थी, नाम नहीं था इनका। तो कहीं कहीं हिस्ट्री में महेंद्रादित्य भी पूछा जा सकता है। एक्चुअल जो नेम है वो आपका जो है कुमारगुप्त फर्स्ट है। फर्स्ट इसलिए है क्योंकि एक सेकंड हो रहेगा आगे चल के। अब हम बात करते हैं हाँ शासनकाल की। शासनकाल इनका माना जाता है 415 एडी से 455 एडी तक का इनका शासनकाल माना जाता है। राइट, अब कुमारगुप्त फर्स्ट थे कौन? ठीक है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है, तो सक्सेसर एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सक्सेसर एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों ही कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ध्यान रहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं कहा जाता, पहले वाले चंद्रगुप्त को नहीं कहा जाता। ठीक है, पीरियड में जो दूसरी बार आता है उसी को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें देखो मंदसौर इंस्क्रिप्शन क्या कहता है, यानी मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में जो है कुमारगुप्त प्रथम को जो है अपनी गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी सुशासन। ठीक है, गवर्नेंस बिल्कुल सुव्यवस्थित थी। तो उसमें लिखा है कि सुव्यवस्थित शासन, इनका जो शासन था वो सुव्यवस्थित था, यानी अच्छे ढंग से व्यवस्थित था। ठीक, तो सुव्यवस्थित शासन के लिए भी इनको मंदसौर अभिलेख में जाना जाता है। ठीक है, तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन कहता है कि कुमारगुप्त फर्स्ट का की जो गवर्नेंस थी वो गुड गवर्नेंस थी। ठीक है, और स्टेबल गवर्नेंस थी, यानी सुव्यवस्थित शासन था। इन्होंने वर्क क्या किया है, सबसे अच्छा वर्क ये किया है इन्होंने अपने शासनकाल में। ठीक है, लगभग 420 या 21, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, के करीब इन्होंने एक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी आपकी वो आपकी कुमारगुप्त ने बनवाई। ठीक है, तो स्थापना कुमारगुप्त जो फर्स्ट थे इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई और इसको शिक्षा का केंद्र बनाया, ताकि यहाँ पे दूर दराज से लोग जो आते हैं, जो यात्रीगण आते हैं यहाँ पे, वो शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। अब यहाँ पे कुमारगुप्त से आगे आते हैं हम स्कंदगुप्त पे। अब आते हैं हम स्कंदगुप्त पे। अब हम चलते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का जो टाइम है वो 452 467 एडी तक का माना जाता है आपका। 455 से 467 एडी माना जाता है। ठीक है, तो ये
उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त का, सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्ता, कुमारगुप्त फर्स्ट। देखो हुआ क्या था कि जब ये अपना रूल कर रहा था तो पहली बार ऐसा हुआ कि ह्यून्स एक जो है प्रजाति है जो अपने इन्वेजन थ्योरी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी आक्रमण करना, धन लूटना, चोरी करना उनका ये कार्य था। तो पहली बार जो है ह्यून्स जो थे आपके, जिनको हूण कहते हैं, उन्होंने आक्रमण किया। तो फर्स्ट ह्यून्स इन्वेजन इसी टाइम हुआ। तो पहला हूण आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ, इन द रूलिंग पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त। इन द रूलिंग पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त। ठीक है, तो पहला जो ह्यून इन्वेजन हुआ वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ। जो ह्यून्स थे, ह्यून्स उस टाइम के जो ह्यून्स शासक थे, तोरमान और मिहिरकुल उस टाइम के जो है फेमस रूलर माने जाते हैं ह्यून डायनेस्टी के। ठीक है, तो तोरमान एंड मिहिरकुल, ठीक है, was the famous ruler of Hyun dynasty। ठीक है, तो आपके तोरमान और मिहिरकुल उस समय के जो हैं प्रसिद्ध शासक थे, हूण शासक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे ऐसा माना जाता है कि जो विष्णुगुप्त हैं, विष्णुगुप्त, ठीक है, तो विष्णुगुप्त जो है गुप्त डायनेस्टी के अंतिम शासक माने जाते हैं। विष्णुगुप्त द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक माने जाते हैं। अब हम जो है शासन प्रशासन पर थोड़ा जो है गुप्ता डायनेस्टी का शासन प्रशासन कैसा होगा वो हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं कैसा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की हम बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाते थे, जो प्रशासन को चलाते थे, उन प्रशासनिक अधिकारियों को, यानी उस टाइम उनके जो सिविल सर्वेंट थे, उनको कुमारमात्य कहा जाता था। ऐसा समझ ले कि जो आधुनिक जो आपके सिविल सर्वेंट हैं, जो आईएएस या आईपीएस वगैरह हैं, उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था वो कुमारमात्य होता था। तो जो सिविल सेवक हैं, सिविल सर्वेंट, क्या कहा जाता था? कुमारमात्य। कुमारमात्य, ये ध्यान रखना है आपको, लिख देता हूं कुमारमात्य। राइट, अब हम आगे चलते हैं। अब उस टाइम में जिन अधिकारियों को जो विभाग दिए जाते थे, उस विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था वो मैं आपको बताता हूं। तो जो अधिकारी थे, ठीक है, यानी जो कुमारमात्य थे सभी आपके, ठीक है, और उनको जो विभाग दिए गए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं उनको जो डिपार्टमेंट अलाउड थे और उनका जो है उनकी पोस्ट का क्या नाम था। जैसे आजकल जो है जिलाधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, तो ऐसे ही उनके नाम रखे हुए थे सभी के। ठीक है, तो सबसे पहले आता है महाबलाधिकृत।
महाबलाधिकृत सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। तो ये क्या था आपका महाबलाधिकृत सर्वोच्च सैन्य अधिकारी या सेनापति कह लो इसको, या आर्मी जनरल जो भी है, तो इसको हम लिख देते हैं सेनापति। ये था सेनापति, ठीक है। तो महाबलाधिकृत सेनापति यानी जो आर्मी का जो है ना सुप्रीम ऑफिसर होता था उसको महाबलाधिकृत कहा जाता था गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, यानी गुप्ता एम्पायर के अंदर। अगर हम बात करें, फिर आता था उसके बाद दंडपासिक, ठीक है। दंडपासिक जो है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी दंडपासिक को कहा जाता था, ठीक है। तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी दंडपासिक को कहा जाता था। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें किसी भी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, तो ये उस टाइम का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अगर हम आगे बात करें, उसके बाद आता है महादंड नायक, महादंड नायक, ठीक है। तो महादंड नायक क्या था? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, ठीक है। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी आज के उसमें से आज का डीजीपी हुआ, और सर्वोच्च जो है न्यायिक अधिकारी आज का सीजेआई समझ लो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जैसे आप, ऐसे ही उस टाइम का इनका सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता होगा जिसका नाम था महादंड नायक। उसके बाद आता है संधि विग्रहीक, संधि विग्रहीक। देखो ये क्या करते थे, एक अधिकारी को रखते थे, ठीक है, संधि विग्रहीक। जब भी इनका जो है किसी दूसरे स्टेट से युद्ध हो जाता है तो युद्ध एवं शांति का समझौते के लिए एक अधिकारी रखते थे जिसका नाम था संधि विग्रहीक। वो पूछता था कि भाई चलो ठीक है, अब युद्ध नहीं करते हैं और फैसला कर लेते हैं कुछ बातों। तो ऐसा ही जो है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर एक मंत्री होता था जिसको हम संधि विग्रहीक कहते थे। तो युद्ध एवं शांति का मंत्री, शांति, युद्ध एवं शांति संधि मंत्री, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। इसको हम संधि विग्रहीक बोलते थे। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा जो है सामाजिक स्थिति क्या थी उसमें हम जो है थोड़ा डाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर अगर हम सोशल सिचुएशन की बात करें, सामाजिक स्थिति की बात करें, तो महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी पहले थी। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पे आधारित ना होकर जन्म आधारित रहती है, ठीक है। लेकिन शिक्षा के जो द्वार हैं वो महिलाओं के लिए अभी भी खुले थे। तो हम जो है सोशल सिचुएशन यानी सामाजिक स्थिति पर जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक स्थिति, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति हम जान लेते हैं। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था अभी भी लागू थी, और वो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित थी, ठीक है। तो जन्म पर आधारित, बेस्ड ऑन बर्थ। माने कि वर्णाल सिस्टम थ्योरीज बेस्ड ऑन बर्थ, लाइक क्षत्रिय सन व क्षत्रिय, ब्राह्मण व ब्राह्मण, ठीक है। तो राजा का लड़का राजा, और ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, वैश्य का लड़का वैश्य, और शूद्र का लड़का शूद्र। यानी जन्म जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का माना जाएगा। ये व्यवस्था लागू थी। अगर बात हम महिलाओं की करें तो महिलाओं में जो है ना बहुत जो है ना कुप्रथाएं जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो आ गई थी। जैसे सती प्रथा प्रारंभ हो गई थी,
ये ध्यान रखना। सती प्रथा, परदाह प्रथा, ठीक है, ये दोनों प्रारंभ हो चुकी थी। सती प्रथा जिसको आगे चलकर जो है मॉडर्न इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव जो है इसको स्पॉइल कर देते हैं, तो ये थी। देवदासी प्रथा, ये और ज्यादा खतरनाक थी देवदासी प्रथा, ठीक है, देवदासी प्रथा ये भी प्रारंभ हो चुकी थी। तो कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया था, महिलाएं की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था इनको, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अधिकार बचा हुआ था, करने का अधिकार था, ठीक है। अगर बात करें संपत्ति, संपत्ति में भागीदारी नहीं थी, पितृसत्तात्मक समाज तो था ही, वैदिक धर्म से चला आ रहा है, ठीक है। उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, तो महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिलती है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। अगर हम आगे चलते हैं, अगर धार्मिक स्थिति की बात करें, ये तो सामाजिक स्थिति है, हम धार्मिक स्थिति पे आ जाते हैं कि रिलीजन बेस्ड चीजें क्या थी वो हम जानने का प्रयास करेंगे। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति की अगर बात करें, स्टेट का जो रिलीजन था वो वैष्णव था, ठीक है, ध्यान रहे, जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, स्टेट का जो रिलीजन है, स्टेट रिलीजन, वो जो है वो था वैष्णव, ठीक है। और राजकीय चिन्ह यानी स्टेट सिंबल की अगर हम बात करें, जो बैज होता है, राज्य के जो चिन्ह या राज्य के जो प्रतीक होता है, ठीक है, जैसे इंडिया का जो राजकीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, तो ऐसे ही इनका जो स्टेट सिंबल था वो गरुड़ था, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुप्त वंश जो है वो वैष्णव धर्म को समर्पित था, भगवान विष्णु की ये लोग पूजा करते थे। कुछ इस टाइम पे जो है ना, कुछ मंदिरों के निर्माण कराए गए, जो वो मंदिर है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनको मैं लिख देता हूं, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो वैष्णव धर्म को समर्पित है, तो ये आपका है जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश। इसको थोड़ा रेड कर देता हूं, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, ये बीसी शासनकाल में बना, ये वैष्णव धर्म को समर्पित ना होकर शैव धर्म को समर्पित है, लेकिन बना इसी कार्यकाल में है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, ये है आपका सतना, सतना कहां है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भी आपका सतना मध्य प्रदेश है। उसके बाद आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। छोटे एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें मोस्टली पूछा जाता है, और उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछा ही जाता है, तो आइडिया हो ही गया होगा उत्तर प्रदेश में ही कहीं है। तो यह आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश, यह है ललितपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है,
नेक्स्ट है भीतरगांव का मंदिर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, ये जो आप पढ़ते हैं, ये जो आप स्थापत्य कला वगैरह, ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है, खास तौर पे जो है यूपीएससी एग्जाम में, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो भीतरगांव का मंदिर ये आपका है कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्या था, एजुकेशन का सिस्टम क्या था, एजुकेशनल सिस्टम कैसा था गुप्त एम्पायर के अंदर। तो अब तक हमने जितना भी एंशिएंट इंडिया पढ़ा, अगर बात हम एजुकेशन की करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन अगर मिली है तो गुप्ता एम्पायर के अंदर ही मिली है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारी इन्वेंशन जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर हुई हैं। तो वो हुई क्यों है, ठीक है, हुई क्यों है, उसके पीछे ना रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको एजुकेशन सेंटर बनाया गया, और जब एजुकेशन मिलती है तो नई नई इनोवेशन जरूर होंगी। तो जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये क्या था आपका एजुकेशन सेंटर, शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, एजुकेशन सेंटर, राइट। तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस गुप्ता एम्पायर के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे विद्वान उस टाइम थे। अब वो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, कुछ प्रमुख ग्रंथ तो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहां पे थे जो विद्वान थे कालिदास। ठीक है, कालिदास, राइट। अगर कालिदास की हम बात करें तो इन्होंने जो टेक्स्ट लिखे हैं, जो स्क्रिप्चर लिखे हैं, जो बुक्स लिखी हैं, वो हम लिख देता हूं मैं आप। जैसे इनकी एक जो है फेमस बुक है ऋतु संहार। ठीक है, लिख देता हूं ऋतु संहार, कुमार संभव, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कुमार संभव। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, मैंने पहले भी बताया आपको, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये मालविकाग्नि मित्रम है, मैंने बताया था मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें दिया गया है, राइट। अगर हम आगे बात करें रघुवंशम, ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी है इन्होंने रघुवंशम, तो इन्होंने इक्ष्वाकु वंश के जो भी रूलर्स हुए हैं उनसे इन्होंने जोड़ के इसमें रघुवंशम में सारी जानकारी दी है। ठीक है, मेघदूत, मेघदूत कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है मेघदूत के रचयिता कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है आपके कालिदास। खास तौर पे जो आपका सी टेट या उत्तर प्रदेश टेट का एग्जाम है उसमें एक पोर्शन होता है आर्ट एंड कल्चर वाला, और उसमें ये मोस्टली यही पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक ली थी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम। ठीक है, तो ये कुछ जो है टेक्स्ट हैं इनके जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दूसरा लिखते हैं हम, दूसरे थे आपके विशाखदत्त, विशाखदत्त, विशाखदत्त।
ठीक है। विशाख दत्त ने दो ही पुस्तकें लिखी हैं, एक मुद्रा राक्षस और दूसरी देवी चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त, दोनों कृति इन्हीं की है, देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस। ठीक है। उसके बाद आते हैं वाराह मिहिर। वाराह मिहिर, मैंने बताया था वाराह मिहिर जो थे वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के स्कॉलर थे। तो सीधी सी बात है, इन्होंने जो बुक भी लिखी होगी वो भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लिखी होगी। तो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं, मैं आपको बताता हूं। एक लिखी है व्रत संहिता और दूसरी पंच सिद्धांतिका। एक सेकेंड, ठीक है। एक लिखी है इन्होंने बृहत संहिता और दूसरी लिखी है पंच सिद्धांतिका। ये जो पंच सिद्धांतिका है ये ज्योतिष विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की पुस्तक मानी जाती है, ज्योतिष की पुस्तक है पंच सिद्धांतिका जो वाराह मिहिर ने लिखी है। आगे बात करते हैं हम आर्यभट्ट। नाम सुना होगा, मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने भी जो है इस टाइम पे दो पुस्तक लिखी थी, एक आर्यभट्टियम और दूसरी सूर्य सिद्धांत। ठीक है। ये जो सूर्य जो सिद्धांत है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, अपनी कुछ इन्वेंशन इन्होंने की थी। इन्होंने बताया था कि जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो सूर्य सिद्धांत में सारी पृथ्वी, सूर्य, सभी नवग्रहों के बारे में उल्लेख जो दिया गया है वो इनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में, आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं आपके विष्णु शर्मा। जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं उस टाइम के विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कश्मीर के रहने वाले थे विष्णु शर्मा, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र जो कश्मीर में लिखी थी इन्होंने। ठीक है। तो विष्णु शर्मा ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी पंचतंत्र कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद में इधर लिख देता हूं, दो बचते हैं आपके कामंदक। ठीक है। कामंदक की कौन सी थी? नीतिशास्त्र, नीतिसार। ठीक है। और एक आठवें हैं आपके शूद्रक। ठीक है। शूद्रक की जो है ना फेमस बुक है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ठीक है। इसी काल में जो है मैं आपको बताता हूं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और शून्य की खोज दोनों ही आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही की थी। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है शून्य की खोज किस काल में हुई, तो गुप्त काल में। अगर पूछ लिया जाए कि शून्य की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने। ठीक है। और इसी काल में सर्जरी के पितामह यानी शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं, शल्य चिकित्सा के पितामह थे सुश्रुत, वो इसी काल में हुए। दोनों बातें ध्यान रखनी है। शल्य चिकित्सा के पितामह सुश्रुत वो भी इसी काल में माने जाते हैं, और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी वो भी इसी कार्यकाल में की थी। अब हम वहीं दो क्वेश्चन लेते हैं और दो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं और उनका आपको आंसर देना है। ठीक है। प्रश्न आपको बताने हैं। अब मैं दो क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं और इनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है। इसी के साथ लेक्चर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 1, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट वाइफ कुमार देवी।
CEVI is related to, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी किससे संबंधित है? डायनेस्टी लिख देता हूं, ठीक है। ए, कोलिया डायनेस्टी, बी, लिच्छवी डायनेस्टी, लिच्छवी डायनेस्टी, ठीक है। सी, कुंडिया क्लान, और डी, शाक्य क्लान या शाक्य डायनेस्टी। ये आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 2 देते हैं आपको पूरे लेक्चर में से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में निकाल के लेके आता हूं और ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शकारी, that word is related to, लिख देता हूं मैं, ठीक है। श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकंड, बी, ए, बी और सी और डी, या चंद्रगुप्त सेकंड। ये 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, इनका आपको आंसर देना है। फिर दोबारा फिर समझा देता हूं मैं, ठीक है। ये कहा चंद्रगुप्त फर्स्ट वाइफ कुमार देवी इज रिलेटेड टू, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी का संबंध किससे है? तो मैंने वंश लिख दिया, कोलिया वंश, लिच्छवी वंश, ठीक है, कुंडिया गोत्र या शाक्य वंश, इनमें से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका शकारी, ये कोई वर्ड है, दैट वर्ड इज रिलेटेड टू, शकारी शब्द किससे संबंधित है? तो आपको आंसर देना है फर्स्ट श्रीगुप्त, सेकंड स्कंदगुप्त, ए श्रीगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त फर्स्ट और डी चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। जो चंद्रगुप्त सेकंड है इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये आपको आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।